नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान कई बड़े वादे किए थे। ये कहा था कि हम दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए बेहतर से बेहतर इस तरह के आरोग्य मंदिर बनाएंगे जो आम जनता के लिए बहुत सुविधाजनक होंगे। और ऐसे में आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने आज कई आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। आपको बता दें, दिल्ली में लगभग 33 के करीब आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए। जिस तरह से पिछली सरकार में मोहल्ला क्लिनिक चलाए जाते थे, उसी की तर्ज पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में बेहतर से बेहतर डॉक्टर, खून की जांच की सुविधा, साथ ही फ्री दवाइयां भी दिल्ली की जनता को मिलेंगी। आपको बता दें, इसके अलावा 17 जन औषधि केंद्र भी दिल्ली के अंदर खोले गए हैं। यानी दिल्ली के अंदर बीजेपी ने चुनाव के दौरान जो वादे किए हैं उस पर एक कदम और आगे बीजेपी आज बढ़ी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने दिल्ली की जनता से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का जो वादा किया था वो हम पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले दिल्ली के अंदर आयुष्मान कार्ड नहीं चलाया जाता था। पिछली सरकार की हठधर्मिता की वजह से आयुष्मान कार्ड को दिल्ली में लागू नहीं किया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार बनते ही आयुष्मान कार्ड लागू कर दिया गया है। आपको बता दें, इस पर पलटवार करते हुए आज आम आदमी पार्टी ने कहा कि पहले मोहल्ला क्लिनिक पहले से ही चल रहे हैं और ये मोहल्ला क्लिनिक बेहतर सेवाएं और सुविधाएं दिल्ली की जनता को दे रहे थे। बीच में इनको बंद कर दिया गया था, जिससे नाराज होकर के इन मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ ने प्रदर्शन भी किया था। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट आम आदमी पार्टी का है और आम आदमी पार्टी ने ही इस तरह के कॉन्सेप्ट से दिल्ली की जनता को नवाजा है। लेकिन अब ऐसे में इस पर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी का कहना यह है कि पिछले मोहल्ला क्लिनिक के अंदर सुविधाएं नहीं थी, कई मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ कागजों पर चल रहे थे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर से दिल्ली की जनता को पूरा लाभ मिलेगा। पिछले मोहल्ला क्लिनिक जैसा फ्रॉड इनके साथ नहीं किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहीं न कहीं पसमानदा समाज की अनदेखी करने का आरोप बीजेपी सरकार पर लगाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बुनकर और कालीन बनाने वाले पसमानदा समाज की अनदेखी की गई है, तो आने वाले विधानसभा 2027 के चुनाव में जिस तरह से पसमानदा समाज की तमाम समस्याओं को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया, तो कहीं न कहीं इस समाज ने भी बिल्कुल कसम ली है और ये कहा है पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत दिलाएंगे और कहीं न कहीं बीजेपी को उत्तर प्रदेश से यहाँ से हटाएंगे। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में कितना कुछ पसमानदा समाज का लाभ समाजवादी पार्टी को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक कर तमाम समाज को साधने की जुगत में लगे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कितना कुछ फायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2027 के विधानसभा चुनाव में तमाम जातियों के समीकरण को जोड़ते हुए लाभ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी ये चाहती है हर एक वर्ग के मुद्दों को कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार किया जाए। आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति होगी और कितना कुछ समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, ये तो समय बताएगा। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आज सिटी रिपोर्टर में एक ख़ास खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। सूत्रों से जो खबर आ रही है, बहुत से लोगों के नाम पर विचार चल रहा है और RSS को आखिरी मीटिंग PM नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा से करनी है। RSS ने भी कुछ नाम दिए हैं कि उनमें से कोई एक नाम बन जाए, मगर सबसे अहम चीज़ ये है कि गुजराती बंधु यानी नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं इस देश के, और गृह मंत्री अमित शाह, इनकी संस्तुति और मर्ज़ी के बगैर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। अब बात ये हो रही है कि इस तरह के किसी शख्स को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए जिसमें ऊर्जा भी हो, उम्र भी कम हो। धर्मेंद्र प्रधान हो गए, अनुराग ठाकुर हो गए, इनके भी नाम की चर्चाएं चल रही हैं।
मगर मनोहर लाल खट्टर क्योंकि नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं, मगर एक एज हो गई है, 70 के लमसम हैं या 70 के ऊपर हैं, उनको बनाने की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी से अच्छे रिश्ते हैं, मगर उनकी उम्र जो है वो रोड़ा बन रही है। दूसरी ये है कि मनोज सिन्हा जो बहुत करीब है अमित शाह के भी और नरेंद्र मोदी के भी, उनकी भी बात चर्चा चल रही है, मगर उनकी भी उम्र बढ़ रही है। उम्र इन दोनों व्यक्तियों के बीच में आ रही है, नहीं तो ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष में संभावित नाम थे और तय हो जाता है, इसमें आरएसएस भी इंटरफेयर नहीं कर रही थी। अब दो युवाओं के नाम है जिनकी एज जो है वो बिलो 60 है, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर। अब तमाम नामों की चर्चा है, उसमें जो है वो भूपेंद्र यादव के भी नाम की चर्चा है, मगर देखने वाली बात है कि कौन सा नाम सबसे आगे आता है। मगर अहम चीज़ ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ ही दिन में भारतीय जनता पार्टी का चुन लिया जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश का भी प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और तमाम संगठन का जो स्वरूप है वो तैयार करके पेश कर दिया जाए, क्योंकि 2027 में चुनाव उत्तर प्रदेश में है, उससे पहले बिहार में चुनाव है। तो जाहिर सी बात है तमाम रणनीतियों का हिस्सा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत तत्काल, बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी चुनने जा रही है। अब देखने वाली बात है जिन नामों की चर्चा हुई है, क्या उनमें से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आखिर में एक नया नाम ले आती है, कोई नया नाम है, कोई सरप्राइज़ नेम रहेगा, कोई अचानक नाम आ जाएगा, ये तो आने वाला कल बताएगा। कैमरा पर्सन किशन के साथ रजा अब्बास, लखनऊ चेकी न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24 का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। बता दें कि आज रेत माफियाओं पर छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई जारी रहनी चाहिए, इन पर अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए और रेत माफियाओं के इस प्रकार की जो घटनाएं कारनामे आ रहे हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेत माफिया छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है और इनको सहयोग करने वाले आदमियों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनको किसी के द्वारा संरक्षण या बढ़ावा नहीं दिया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 2-3 जिलों में जो घटनाएं हुई, रेत माफियाओं के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया, उसमें कांस्टेबल, ग्रामीण और पत्रकारों को भी धमकाने और फायरिंग की घटना जैसी वाकया जो है सामने आया था। इस पर आज भाजपा विधायक ने बयान जारी किया है और इन पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि प्रशासन रेत माफियाओं के ऊपर किस प्रकार शिकंजा कसती है और इसमें कितना सफल हो पाती है। बता दें कि वहीं गरियाबंद जिले में रेत माफियाओं की ऊपर जो कार्रवाई के लिए अभी भी पत्रकार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस जिले में कितनी कार्रवाई होती है और रेत माफियाओं के ऊपर प्रशासन शिकंजा कसने में कितनी सफल होती है। जेके 24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से परमेश्वर राजपूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराजगढ़, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड की पुलिस की चुनौती की, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस के सामने इस समय 2 चुनौती बड़ी होती हुई नजर आ रही, क्योंकि एक और 4 धाम यात्रा चल रही है और दूसरी ओर कावड़ यात्रा भी जल्द शुरू होने वाली है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के सामने देखा जाए तो डबल चुनौती देखने को मिलेगी। लेकिन पुलिस इस चुनौती से निपटने के लिए कहीं ना कहीं अभी से ही तैयारी में जुट चुकी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने एक बैठक ली गई है और उस बैठक में तमाम जो लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उनसे सलाह मशवरा किया गया है कि किस तरीके से क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि कई विवाद ऐसे देखने को मिले थे, चाहे वो डीजे को लेकर हो या फिर दुकानदारों को लेकर हो। दुकानदारों से कहीं ना कहीं विवाद होता हुआ कावड़ियों का भी नजर आया था, लेकिन इस बार वो विवाद ना हो। उस विवाद को देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम व्यापारियों के साथ, तमाम डीजे संचालकों के साथ पुलिस प्रशासन अपनी बैठकें करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं
यदि बात की जाए रुड़की की, तो रुड़की में भी एसपी ने एक बैठक ली है डीजे संचालकों के साथ, और डीजे संचालकों से साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनकी एक जिम्मेदारी, जवाबदेही तय की है कि जो डीजे है वो किस तरीके से उनको पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान बजाना है। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि डीजे को लेकर कहीं ना कहीं विवाद सबसे अधिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो देखा जाए कि जो कांवड़िए दूर दूर से आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने मनपसंद भजन बजाने के लिए डीजे संचालकों पर जोर डालते हैं, और जिसके बाद कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिलता है। इस तरह का विवाद ना हो उसको लेकर कहीं ना कहीं डीजे संचालकों को निर्देशित किया गया है, और तमाम जो ऐसे व्यापारी हैं, दुकानदारों के साथ भी एक बैठक पुलिस प्रशासन के द्वारा ली गई है, और तमाम दुकानदारों को भी निर्देशित किया गया है कि तमाम जो सामान वो बेचते हैं उनके जो रेट हैं उसकी लिस्ट बनाकर एक अपनी दुकानों पर जरूर डालें, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ओवर रेटिंग को लेकर विवाद खड़े होते हैं। इस तरह के विवाद ना हो उससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने अभी से ही कमर कस ली। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है बिहार की राजनीतिक में जो है उठापटक जारी है और काफी हलचल मचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि बिहार में जो है तेजी प्रसाद यादव ने एनडीए गठबंधन पर आरोप लगाए हैं कि अब बिहार में जो है बिहार के जो मुख्यमंत्री जी है अब जमाई आयोग का जो है गठन करना चाहिए उनको, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में जो आयोग का जो गठन हुआ है, जो मेंबर बने हैं, जो अध्यक्ष बने हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी बने हैं, तो कहीं ना कहीं जो दलित जो मंत्री है उन्होंने अपने ही दामादों को जो है हर विभाग में जो है स्थान दिया है, जिससे जो है बिहार की राजनीति में काफी जो है घमासान मचा हुआ है। रामविलास पासवान जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका जो दामाद है मिनाल पासवान, उनको जो है अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जो जीतन राम मांझी है, उनका जो दामाद देवेंद्र कुमार है, उनको उपाध्यक्ष जो है अनुसूचित जाति आयोग में स्थान मिला है। इसी कड़ी में जो बिहार के जो मंत्री अशोक चौधरी है, उनका जो दामाद सायन कुणाल है, उनको भी जो है बिहार धार्मिक न्याय परिषद है उसमें उनको जो है स्थान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है कई मंत्री है, उनको जो है बेटा और बेटियों को भी स्थान दिया गया है। कहीं ना कहीं जो है दलित के नाम पर जो वोट लिए जाते हैं, वोट तो लोग दे देते हैं, लेकिन दलित को जो है किसी भी विभाग में स्थान नहीं मिला है, जिससे जो 2025 का जो चुनाव है, इस चुनाव में जो है घमासान मचा हुआ है। दलित अब समझ रहे हैं कि केवल मेरा वोट का जो है प्रयोग कर रहा है, लेकिन हमें ये लोग स्थान देने वाले नहीं है। 2025 के चुनाव में हम उनको सबक सिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि जो लगातार जो सीट शेयरिंग को लेकर जो है बिहार में घमासान मचा हुआ है, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों गठबंधन में जो है सहमति नहीं बनी है। अब देखें, इससे पहले इंडिया गठबंधन के लगभग 4 बार बैठक तेजस्वी प्रसाद यादव किए थे, लेकिन चारों बार में सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको जो है कोई सहमति उस पर नहीं बनी है। वही हाल जो है एनडीए गठबंधन में है, उसमें भी जो है सीट शेयरिंग का अभी तक सहमति नहीं हुई है, जिससे जो है एक दूसरे पर उठापटक जारी है। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर में अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। सिटी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज बात होगी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद की। हमीरपुर जनपद से गुजरने वाला NH 34 अब खूनी हाईवे के नाम से जाना जाता है। आए दिन सड़क हादसे यहाँ के ग्रामीण हो या आम जनता के लिए मुसीबत का सबक बनते जा रहे हैं। आज की घटना, ताजा घटना में देखा जाए तो 2 ट्रकों की भिड़ंत में एक ट्रक चालक की मौके पर ही दबकर मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें आपको, ये पूरा मामला हमीरपुर जिला मुख्यालय के जयपुरिया स्कूल के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार 2 ट्रकों की सीधी भिड़ंत में एक ट्रक चालक की मौके पर मौत हो जाती है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल होकर उसे पुलिस इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराती है। साथ ही आपको बता दें, इस हाईवे को NH 34 को खूनी हाईवे के नाम से इसलिए जाना जाता है कि इसमें प्रतिदिन लोगों की सड़क हादसे में मौत होती है और इसमें
अभी तक सड़क हादसों में किसी प्रकार से लगाम नहीं लगाई जा सकी। हादसे का कारण क्योंकि इस हाईवे में हमीरपुर से लेकर महोबा और सागर तक कहीं पर डिवाइडर नहीं बने, जिसके चलते प्रतिदिन हादसे होते हैं। साथ ही आप बता दें कि हादसों के चलते इसमें चलने में भी लोग कतराते हैं और कहीं ना कहीं ये बुंदेलखंड की लाइफलाइन भी कहे जाने वाला NH-34 ये हाईवे है। तो ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों या आम जनता खासी इससे परेशान है और लोगों की जान लगातार जारी है। फिलहाल कुछ दिन पूर्व यहाँ के पूर्व सांसद ने इस हाईवे को लेकर लोकसभा में भी आवाज उठाई थी कि इसको 6 लेन बनाया जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक दोनों सरकारें हो, चाहे प्रदेश हो चाहे केंद्र सरकार, इस हाईवे को लेकर किसी प्रकार का कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, ना ही इसमें डिवाइडर बनवाए। ऐसे में देखना होगा कि आखिर अगर इस तरीके से हालात हादसे होते रहे तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा और लोगों की लगातार मौतें भी होती रहेंगी। मुकेश कुमार, JK 24x7 हमीरपुर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में आज से हेलीकॉप्टर सेवाएं पुनः शुरू कर दी गई। हालांकि सभी हेली कंपनियों को, हेली ऑपरेटर्स को ये सख्त निर्देश दिया गया है कि यूकाडा और DGCA के मानकों का पालन किया जाए। उधर आर्यन कंपनी के दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के मामले में DGCA की 3 सदस्यीय टीम भी उत्तराखंड पहुंच चुकी है और उन्होंने अपनी जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। उनका उद्देश्य इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना के मुख्य कारणों की जांच करना है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले हुई इस दुर्घटना में जहां 7 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी, वहां प्रथम दृष्टया जांच में ये पता चला है कि हेलीकॉप्टर अपने निर्धारित समय से पहले उड़ान भर रहा था। यह सरासर तय मानकों का उल्लंघन था, SOP का उल्लंघन था और हेलीकॉप्टर गायब था, लेकिन हेलीकॉप्टर कंपनी के लोगों ने किसी को इस बात की इत्तला नहीं की। और जब हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसके बाद हड़कंप मचा और उसके बाद ये मामला लोगों तक पहुंचा। सरकार ने इस मामले को बेहद सख्ती से लिया है और आपको पता है कि दुर्घटना के तुरंत बाद केदारनाथ में ऑपरेट कर रहे सभी हेली कंपनियों की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था, जो आज से पुनः शुरू हो गया है। लेकिन सरकार अब इस बात पे पूरी तरह से अलर्ट है कि केदारनाथ घाटी में ऑपरेट कर रही कंपनियां किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। उत्तराखंड के उड्डयन विभाग यानी यूकाडा ने कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही कंपनियों को हमेशा के लिए प्रतिबंध की ओर ले जा सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि DGCA की जांच के बाद इस मामले के कमियों का खुलासा होगा और जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही मानसून को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी कंपनियां यहां पे ऑपरेट कर रही हैं, किसी भी तरह की लापरवाही या पैसा कमाने के लालच में मानकों की अनदेखी उनके लिए बहुत भारी पड़ेगी। अब देखने वाली बात यह होती है कि उत्तराखंड सरकार की सख्ती का कितना असर होता है और क्या बेतहाशा हो रही इन दुर्घटनाओं पे प्रभावी लगाम लगता है या नहीं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद के सेक्टर 56 में पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे लोगों को एक बार फिर जो है विरोध जो है उनका देखने को मिला। पिछले दिनों जहां विधायक सतीश फागना की ओर से आश्वासन दिया गया था और कहा गया था कि अब जो 56 सेक्टर समयपुर के आसपास जो कूड़ा डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा था उसमें अब कूड़ा नहीं डाला जाएगा। जो टैंकर वहां पर, जो डंपर वहां पर पहुंच रहे थे उनको जो है वहां पर नहीं भेजा जाएगा। लेकिन एक बार फिर आज फिर से डंपर वहां पर जो है पहुंचने लगे, जिसको लेकर महिलाओं ने डंपरों को रोकने का प्रयास किया। तो इतनी देर में पुलिस प्रशासन की काफ़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने महिलाओं को डिटेन करके बसों में भेजने का काम किया, जिसका
जमकर विरोध भी देखने को मिला। महिलाओं ने उस बस को रोकने और पुलिसों से मुकाबला करने का फैसला लिया, जिसके बाद महिलाओं को वहां से डिटेन करके दूसरी जगह भेजा गया। ऐसे में जो इस प्रदर्शन का संचालन कर रहे थे विनोद, उनको भी जो है पुलिस की ओर से उठाने का प्रयास किया गया था। हालांकि महिलाओं ने उस गाड़ी को रोककर उनको छुड़ाने का काम किया है। हालांकि अब उन लोगों का यह कहना है कि पिछले दिनों से लगातार जो धरना इस डंपिंग यार्ड के विरोध में किया जा रहा था, उसके बाद विधायक और मंत्री का आश्वासन मिला, इसके बाद वो धरने से उठ गए और अब उनको उम्मीद थी कि जो लंबे समय से जो 2 साल से ये मामला कोर्ट में चल रहा था कि वहाँ पर डंपिंग यार्ड ना बनाया जाए और नए डंपरों के द्वारा, नए ट्रकों के द्वारा वहाँ पर जो कूड़ा पहुँचाया जा रहा था उसको रोका जाए। लेकिन अब एक बार फिर आज डंपरों की आवाजाही वहाँ पर शुरू हुई है और अब लोग कह रहे हैं कि जो विधायक की ओर से जो वादा किया गया था वो झूठा साबित हुआ। अब वो फिर से एक बार जो है धरना प्रदर्शन शुरू करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब सरकार जो है उनकी बातों पर कोई भरोसा उन लोगों को नहीं रहा। कई ऐसे गांव और सेक्टर उस डंपिंग यार्ड के क्षेत्र में आते हैं जिनसे लोगों को बीमारियों का खतरा बना हुआ है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। उत्तर प्रदेश में प्री मानसून बारिश का दौर जारी है। आज मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है, जिसमें से 10 जिलों में अधिक बारिश की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 26 से अधिक जिलों में बारिश देखने को मिली है। तो वहीं जो बरेली शहर है वहां पर करीब 6 घंटे तक बारिश देखने को मिली है, जिसके बाद जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं और सड़कों पर घुटने घुटने तक जो पानी देखने को मिला है। तो वहीं जो कॉलोनियां थी बरेली की, उनमें भारी जलमग्न की जो स्थिति है वो बन गई है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में लगातार भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा था, लेकिन जब बारिश होने को लगी है तो उसके बाद से लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिली है। चूंकि अब से पहले 40 के पार टेम्परेचर था, लेकिन जब से बारिश देखने को मिली है तब से किसी भी जिले का जो तापमान है वह 40 के पार नहीं गया है। तो ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जो हीट वेव का असर है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में जो 48 घंटे से जो बारिश हुई है उसमें करीब 40 से जो अधिक लोग हैं उनकी तेज आंधी और बारिश में जान भी चली गई है। तो बहुत सी जगह ऐसी हैं, जैसे बरेली में कई जगह छतों में जो बिजली तिड़की है उसके दौरान छतों में छेद हो गए हैं, जिसके कारण जो लोग हैं उनमें भी हड़कंप देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा था और लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया था, उससे जिस तरीके से जो झमाझम बारिश अब देखने को मिल रही है उसके बाद लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। बुलंदशहर में भी भीषण गर्मी का लोगों को जो सहन करनी पड़ रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से बुलंदशहर में आज दोपहर से बारिश देखने को मिली है, पहले दोपहर से पहले जो काले बादल छाए हुए थे और दोपहर बाद अब झमाझम जब बारिश हुई है तो लोगों ने राहत की सांस ली है, जिसके बाद लोग हैं वो सड़कों पर निकलते हुए दिखाई दे गए हैं। साथ ही साथ जो बारिश हुई है उसका लुत्फ भी लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश है वो पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जैसे अब नोएडा, NCR, गाजियाबाद समेत जो कई जिले हैं वहां पर भी झमाझम बारिश देखने को मिली है, जिससे जो लोग हैं उन्हें भीषण गर्मी से राहत मिली है। तो साथ ही साथ जो लोग हैं उनके चेहरे पर जो है मुस्कान भी देखने को मिल रही है। यूपी के बुलंदशहर से जेके 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी हलचल। देवेंद्र फडणवीस सरकार में अब मंत्रियों की कुर्सी पर टिकी है परफॉर्मेंस की तलवार। नमस्कार, मैं हकीम देशमुख महाराष्ट्र से हाजिर हूँ जेके 24/7 न्यूज़ के खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्रियों का परफॉर्मेंस ऑडिट शुरू करा दिया है। यानी अब देखा जाएगा किस मंत्री ने वाकई काम किया और किसने सिर्फ घोषणाएं करके फाइलों में काम को दबा दिया। जानकारी के मुताबिक हर मंत्री से बीते 6 से 9 महीने का कामकाज का जायजा मांगा जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा कि कितने सरकारी योजनाएं लागू की, कितने प्रस्ताव को मूर्त रूप दिया, विभागीय बजट का कितना उपयोग हुआ, जनता तक इसका कितना असर पहुंचा। बताया जा रहा है कि जिन मंत्रियों का काम अच्छा पाया गया है उन्हें जल्द बड़ी जिम्मेदारियां और प्रमोशन मिल सकता है।
कुछ राज्य मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, लेकिन जिसका काम संतोषजनक नहीं है उन्हें पद से हटाने या मंत्रालय बदलने का भी संकेत दिया गया है। इस ऑडिट की निगरानी खुद मुख्यमंत्री फडणवीस कर रहे हैं। मतलब साफ है, अब सरकार की छवि को लेकर कोई कोताही नहीं चलेगी। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अब शुरू हो चुका है काम का असली इम्तिहान। मंत्रियों की कुर्सी अब सिर्फ नाम की नहीं, जिम्मेदारी की है, और जो नाकाम होगा वो बाहर जाएगा। दूसरी ओर आधा दर्जन से अधिक कैबिनेट मंत्री आधिकारिक रूप से नियुक्त निजी सचिवों, वही विशेष करते हुए अधिकारियों के बिना काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब तक अप्रूवल नहीं दिया है। सत्ता स्थापन के समय ही फडणवीस ने मंत्रियों से कहा था, अच्छा परफॉर्मेंस ही आपकी कुर्सी को बचा सकता है। अब काम के ऑडिट को लेकर भागदौड़ करते मंत्री फडणवीस के ऑडिट इम्तिहान में पास हो गए या फेल, फिर इम्तिहान का परिणाम आते आते क्या 5 साल पूरे हो जाते हैं, ये तो समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शरीफ के साथ मैं हकीम देशमुख, JK 24/7 न्यूज़, मुंबई।